हेलो बच्चों, आप सभी का जेके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपके साथ आपका अपना जगदीश चौधरी कक्षा 10वीं की गणित का आज हम अध्याय नंबर 2 बहुपद पोलोनियम शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, बहुपद शब्द का अर्थ होता है अनेक नाम वाला शब्द। यदि हम इसकी हिंदी की जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसमें हम देखते हैं तो इस शब्द का अर्थ निकाले कि बहुत नाम वाला शब्द। अभी यहाँ पर भी हम देखेंगे, हमारे गणित के अंदर तो बहुत नाम वाला है नहीं, यहाँ पर तो XYZ है। और दूसरी बात है, जो अपना कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पोलोनियम, तो ये वाला चैप्टर बीज गणित का प्रथम चैप्टर है। कहने का मतलब बीज गणित है वो 10th क्लास की यानी 10वीं की जो गणित है उसमें बीज गणित इसी चैप्टर से क्या हो रही है, शुरू हो रही है। और ये चैप्टर इससे अगले वाले 2 चैप्टर है जिनका नाम है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, उनका जो मूलभूत आधार है वो ये चैप्टर है। यानी इस चैप्टर को आप, इस अध्याय को, बहुपद को आप क्लियर से ध्यान से इसका एक एक चीज़ को बेसिक रूप से तैयार करोगे, तभी आपको वो अगले 2 अध्याय है या जो चैप्टर है वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि वो इसी बहुपद के क्या है, 2 अलग अलग पार्ट है। यानी बहुपद के प्रकार ही है, एक है रैखिक समीकरण 2 चरण, दूसरा है द्विघात समीकरण, जो इसी का क्या है, पार्ट है। तो आइए अब चलते हैं सबसे पहले बहुपद शब्द की ओर। यानी ये बहुपद होता क्या है, बहुपद की परिभाषा किसे कहते हैं, बहुपद। यदि हम इस शब्द के टुकड़े करें, बहुपद शब्द के टुकड़े करें तो क्या होता है, बहु का मतलब बहुत सारे, पद यानी बहुत सारे क्या हो, पद हो, अधिक पद। इससे पहले एक चीज़ आपको इससे पीछे वाली क्लास में भी देखी होगी, नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ। संख्याओं को मुख्य रूप से चर और अचर 2 संख्याओं के पार्ट किए हुए हैं। यानी एक तो होती है चर संख्या और दूसरी होती है अचर संख्या। ये 2 पार्ट कर रखे हैं किसके, संख्याओं की। तो ये यहाँ पर काम आएगी। इसकी परिभाषा देखो, चर संख्या कुछ याद होगा, अलग अलग टीचर ने, अलग अलग बुक वालों ने अलग अलग नाम दिया है। यानी कहने का मतलब अलग अलग परिभाषा देती है। कई में मिलती है वे संख्या जो किसी पर निर्भर नहीं हो, किसी में मिलती है कि वे संख्या है जिसका मान निश्चित नहीं हो। तो ये ऐसे है। वैसे ही अब हम इसका मान निकाले, यानी चर संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, मतलब ऐसी संख्या, कैसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं हो, निश्चित नहीं हो, यानी हमें पता नहीं हो। या फिर इसी को दूसरी परिभाषा में बदल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये परिभाषा, यानी ऐसी संख्या जो किसी और पर क्या हो, निर्भर हो, वे भी क्या कहलाएंगी, चर संख्या है। यदि इसकी उदाहरण की बात करें, यानी चर संख्या के उदाहरण की बात करें तो इसमें आते हैं X, Y, Z, यानी जो ABCD के जो अपने जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे के सारे किसी में आ जाएंगे, चर संख्याओं के भाग है। अब हमने ये भी देखा होगा कि जो X, Y और Z के हर बार मान बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में X का मान 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में X का मान 7 हो जाता है, यानी बदल जाता है। अब देखते हैं चर संख्याएं, यानी इनका मान होता है वो निश्चित नहीं होता है, हर बार चेंज होते रहती है। अचर संख्या, ऐसी संख्या, इसकी उल्टी कर दो, जिनका मान क्या हो, निश्चित हो, निश्चित हो, यानी जिनका मान हमें क्या हो, पता हो, निश्चित हो। इसके अंदर बाकी वाली जो बच गई वो कौन सी, 2, 1, 3, 8, नहीं, ये सारी क्या है, जिनका मान क्या है, निश्चित है। भाई 8 है तो 8 का मान हर जगह 8 ही मिलेगा, तो ये क्या है, निश्चित। या फिर इसकी जो दूसरी परिभाषा मानते हैं तो वो परिभाषा है ऐसी संख्या जो किसी पर निर्भर न हो, खुद पर, स्वयं पर निर्भर होती है, वे संख्या क्या कहलाती है, अचर संख्या है। अब हमने चर भी पढ़ ली, अचर भी पढ़ ली। अब इन दोनों संख्याओं का हमने यहाँ यूज करना है। कहने का मतलब बहुपद की परिभाषा क्या है,
बहुपद की परिभाषा ये है कि चर संख्या और अचर संख्या के मेल से बनने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। किससे? सर संख्या और असर संख्याओं के मेल से। मेल से ना उन दोनों को मिला दें। उन दोनों को मिलाने का मतलब या जोड़ करें या बाकी करें। मेल से बनने वाला जो व्यंजक, जो अपना नया उत्पाद तैयार होता है, जो नया जो अपने पास समीकरण तैयार होगा, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बहुपद। एक बात और याद रखनी बहुपद के अंदर विशेष, बहुपद हमेशा ही बहुपद की घात हमेशा ही धनात्मक पूर्णांक होती है। क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसी से हमें पता लगेगा कि कोई भी जो हमें व्यंजक दे रखा है वो बहुपद है या नहीं है। इस बात का पता लगने का इसी से पता चलता है, इस लाइन से। यानी हमेशा, यानी कोई भी बहुपद है उसकी जो घात, बहुपद कब कहलाएगा? जब उसकी घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। अब आइए चलते हैं अचर संख्या और सर संख्या के मेल से बनने वाला व्यंजक। जैसे इसके अंदर उदाहरण के लिए 4x + 3, ये किसका है? बहुपद का उदाहरण है। यहाँ पर देखो घात x की कितनी है? 1। इसकी भी कितनी है? 1। इसकी भी कितनी है? 1। यानी 1 1 है, प्लस की है, माइनस की नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। कैसे होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ये पता चल गया, ये बहुपद है। अचर संख्या, ये देखो 4 क्या अचर है, x क्या है? चर। इन संख्याओं को मेल से क्या बन गया? नया जो व्यंजक बना इनका हमने प्लस कर दिया दोनों को साथ में, ये क्या बन गया? बहुपद बन गया। क्या बन गया? बहुपद बन गया। अब आपसे इससे पिछली क्लास के अंदर आपको 9th क्लास, पिछली का मतलब आपने 9th क्लास के अंदर, यहाँ कोई नहीं पूछता कि जो निम्न में से पता लगे बहुपद कौन सा और नहीं बहुपद कौन सा नहीं है। ये हमें 9th क्लास में सीखने को मिलता है कि निम्न में से जांच कीजिए कौन कौन से बहुपद है। तो वैसे आप यहाँ देखो, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाता हूँ, पता लगाओ कि इसमें से बहुपद है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पता लगाना है। जैसे ये बहुपद है, अगला दे दिया x² + 4y प्लस ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। अगला आता है आपका उदाहरण 3x² प्लस √x। क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण देखो, 3x² तो वैसा का वैसा 3x² लेगा, लेकिन ये जो x का जो अंडरूट है, यानी x का अंडरूट का मतलब होता है घात 1/2, और यहाँ पर x की घात क्या हो गई? 1/2। हमें क्या चाहिए? हमेशा धनात्मक पूर्णांक चाहिए, और पूर्णांक के अंदर हमेशा भिन्न वाली संख्याएं नहीं आती। पूर्णांक के अंदर हमेशा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक आती है, शून्य आता है, लेकिन ये भिन्न वाली संख्याएं पूर्णांक में नहीं आती, वहाँ पर पूर्ण संख्या आएगी। समझ गए ना? इसीलिए नहीं है। दूसरा एक है और एग्जांपल समझ लो, जिससे 5 + 1/3 ये है, ये भी नहीं है। क्योंकि ये इसलिए नहीं है कि 5x प्लस ये जो 3 है,
ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -1। क्या हो गया, -1, और जो कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। ये हमने सारे के सारे जो ये बहुपद है या नहीं है जांच कीजिए, ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आपको 10th क्लास में थोड़ा सा आपको याद दिला दिया जाए कि कैसे किस प्रकार से होता है। यानी सर संख्या और अचर संख्याओं के मेल से जो व्यंजक बनता है उस व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, और बहुपद की जो घात होती है हमेशा वो सर धनात्मक पूर्णांक ही होती है। वो यदि उसकी घात धनात्मक पूर्णांक है तो ही वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब बहुपद कंप्लीट, कहने का मतलब बहुपद की परिभाषा कंप्लीट। अब आते हैं बहुपद के अगले भाग पे, यानी बहुपद के पद। बहुपद के पद पे देखो, बहुपद के पद आपको कुछ मैं समीकरण दूंगा, बहुपद दूंगा, उसमें बताना पद कितने हैं। यानी जैसे 4x² + 3x + 4, इसमें पद कितने, 1 नंबर 2 नंबर। 4x + -3, इसमें पद कितने हैं, 3। 3x² + 4x -7, 8x² + 3 + 4x। पता लगाना है आपको इनमें पद कितने हैं। इसमें पद गिनो, ये मत कर देना अलग अलग, ये इसका गुणांक है तो एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, तो कितने हो गए, 3 पद हो गए। इसमें 1 पद 2 पद तो कितने हो गए, 2 पद हो गए। इसमें 1, ये वाला 2, ये वाला 3 तो 3 पद हो गए। और इसमें कितने हैं, 3 पद है। यानी ये ऐसे पता लगाना है, प्लस और माइनस से पता लगाना है। जहाँ पर आपको प्लस और माइनस दिखेगा उससे अगला आपको पद मिल जाएगा। ये नहीं करना है कि ये x स्क्वायर का गुणांक 4 है कि सर 1 2 3 4 5 हो गए, नहीं। जब प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है तब आपको पद अलग बनेगा। इन्हीं से क्या बना है, बहुपद बना है। कंप्लीट। अब इससे अगला है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार हैं उनके नाम। बहुपद के प्रकार। सबसे पहले हमने कहीं ये भी लिखा देखा है, 1 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद, एक घाती यानी इसको बोलते हैं रैखिक, फिर द्विघाती समीकरण या द्विघाती बहुपद, फिर त्रिघाती भी पढ़ा होगा। 1 पद वाला बहुपद, 2 पद वाला बहुपद, 3 पद वाला बहुपद। तो ये 3 प्रकार से बांट रखे हैं। किस पे, सबसे पहला पॉइंट है वो बांट रखा है चर के आधार पर, यानी किसके आधार पे, चर के आधार पे। चर के आधार पे कितने होते हैं, 1 चर वाला बहुपद, दूसरा द्विचर वाला बहुपद, तीसरा त्रिचर वाला बहुपद। 3 प्रकार की, यानी इसका जिसमें कितने हो, 1 चर उपस्थित हो, इसमें कितने होने चाहिए, इसमें 2 चर उपस्थित होने चाहिए,
और इसमें 3 चर उपस्थित होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3। अब इसका उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देखो इसके अंदर कौन से आ जाए? केवल एक चर वाला, जिसके अंदर एक चर हो। केवल चर यानी x एक ही आ रहा है ना, पद कितने हैं उससे मतलब नहीं है, चर एक होना चाहिए। x ही है ना हर जगह, तो ये एक चर वाला। द्विचर वाले के अंदर देखो, यहाँ पर x भी मौजूद है और y भी मौजूद है, तो ये क्या हो गया? द्विचर। x भी आ गया, y भी आ गया, दूसरा चर आ गया, तो 2 चर वाला। तीसरे के अंदर देख लीजिए, यहाँ x भी मौजूद है, y भी मौजूद है, और क्या आ गया? ये z भी आ गया, यानी कितने चर हो गए? 3 चर। तो ये कौन सा हो गया? त्रिचर। फिर अगला पॉइंट दूसरा, बहुपद के प्रकार में ही है। ये कौन से प्रकार है? ये चर के आधार पे। हमने किसके आधार पे पढ़े? चर के आधार पे। अब पढ़ेंगे घात के आधार पे। घात के आधार पे, घात के आधार पे भी 3 होते हैं। एक घात वाले को दूसरा भी नाम है, वो है रेखिक। दूसरा द्विघात वाला, और तीसरा है त्रिघात वाला। त्रिघात वाला, एक घात वाला यानी उसके अंदर चर की, यानी कोई भी चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। पूरे बहुपद की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया 3x + 4। x की घात कितनी अधिकतम? 1 है ना, तो ये कौन सा हो गया? एक चर वाला हो गया। कौन सा हो गया? एक चर वाला। फिर देखते हैं द्विघात वाला चर, यानी इसमें जो बहुपद है उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए अधिकतम घात। यहाँ पर देखो, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, यानी अधिकतम घात कितनी हो गई? 2। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात वाला बहुपद। अगला देखो त्रिघात वाला बहुपद, यानी जिसमें x की घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, अधिकतम 3। x की घात अधिकतम कितनी है? 3। यहाँ कितनी है? 1। तो अधिकतम कितनी है? 3। तो ये कौन सा हो गया? त्रिघात वाला बहुपद। कौन सा हो गया? त्रिघात वाला बहुपद। यानी बहुपद के प्रकार, चर के आधार पे प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, घात के आधार पे प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें एक चर उपस्थित हो, वो कौन सा? एक चर वाला, यानी इसमें केवल चर x ही है। इसके अंदर x y 2 आगे 2 चर वाला हो गया। ये इसमें x y और 3 आगे z भी आ गया, 3 चर वाला। जिसकी घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद भी कहते हैं, या रेखिक, जिसमें यानी अधिकतम x की घात कितनी हो? अधिकतम पूछ रहा है 1। जिसके अंदर x की अधिकतम घात 2 हो वो क्या हो जाएगा? द्विघात वाला। और जिसमें x की अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, वो त्रिघात वाला। हो गया कंप्लीट, यानी बहुपद के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब इससे के बाद में कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो एक बार देखो। 10th क्लास में प्रश्नावली दूसरी है, यानी उसमें दूसरी 2.1 का जो प्रथम है वो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है, नॉर्मल ग्राफ से समझा रखा है। लेकिन 2.2 में, यानी प्रश्नावली 2.2 के अंदर ऐसे कुछ पूछ रखे हैं, ऐसे कुछ शब्द आए हुए हैं, यानी बहुपद के गुणांक व शून्यक, ये पूछ रखा है। यानी कि बहुपद के गुणांक ज्ञात करो और शून्य ज्ञात करो। यानी 10th क्लास में ये जो बहुपद चैप्टर है वो 5 नंबर से है, यानी अंक भार इसका कितना है?
5 नंबर का इसका अंक भार है। और इससे जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही पूछ रहा है, या तो आपको बहुपद दे देगा और उसके शून्य ज्ञात करो और उनके मध्य संबंध ज्ञात करो, संबंध स्थापित करो, एक ये। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है जो अपना अंक गणित का विभाजन एल्गोरिथम परिमेय है, यानी भाग वाला, जो हम चैप्टर प्रथम में पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, उसका हम यहाँ यूज लेंगे। वहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं में भाग दे रहे थे, यहाँ पर कौन सी में देंगे, ये बीजगणितीय संख्याओं में भाग देंगे। तो वो वाला एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, कंफर्म है, पक्का है। और एक क्वेश्चन है वो 2.2 से पूछा जाता है, यानी 2.3 और 2.2 इसमें 2 यूनिट है और दोनों से ही पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चन आपके कंफर्म होता है, ठीक है। अब देखो गुणांक, यानी गुणांक क्या है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल है, कोई बहुपद दे दिया आपको, वो है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है सर, 3 से हो रहा है। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 3 हो गया। प्लस के हैं तो प्लस के और माइनस के हैं तो माइनस के। और एक्स का गुणांक, एग्जाम्पल यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, 7 है, वो किसके, प्लस के, क्योंकि आगे प्लस है। अब एक्स का दूसरा दे दूँ एग्जाम्पल, जिसके अंदर आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के 3 है। कितने हैं, माइनस के 3, आगे क्या है, माइनस। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, क्या है, 4। अब आता है शून्य का। शून्य का मतलब ये होता है कि जो अपने पास में जो समीकरण है, जो अपने पास में समीकरण दिया हुआ है, यानी बहुपद दिया हुआ है, उसमें जो चर संख्या, सर कौन सी होती है जिसका मान हमें पता नहीं होता है, यानी x की जगह पर क्या मान रखा जाए कि इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य। जो भी मान हम रखेंगे उसके बाद इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो गया, तो वो इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब शून्य के देखो, जो एक घात वाले होते हैं बहुपद, उनके शून्य कितने होते हैं, 1 होता है। कहने का मतलब 1 नहीं, यानी उसका शून्य 1 ही होगा। कुछ भी मान निकाल लीजिए, उनका शून्य 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए आपको, तो ये है कि समीकरण है 4x माइनस 3, ये एक बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, एक घात वाले बहुपद है ना, यानी x की घात कितनी है, 1। हम एक घात वाले बहुपद की बात करते हैं, x की घात कितनी है, 1 है सर। तो इसका शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्य। और शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे, यानी 4x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, शून्य। अब हम x का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4x को इधर रहने दो, 3 उधर गए तो प्लस के हो गए। फिर x का मान निकालेंगे तो 3/4, यानी x का मान कितना आया, केवल 1 ही आया। क्या आया, 3/4, और कुछ भी नहीं आएगा x का मान। तो यानी इसका शून्य कितना हो गया, केवल 1 ही होगा। जो भी मान आएगा वो 1 मान ही आएगा। किसका, एक घात वाले चर के शून्य होते हैं, वो कितना होता है, केवल 1 शून्य का हमें प्राप्त होगा। अब इसके बाद चलते हैं द्विघात वाले सर की। द्विघात वाले सर के कितने प्राप्त होंगे, द्विघात सर वाले के 2 प्राप्त होंगे, वाले बहुपद के शून्य। इसके शून्य कितने प्राप्त होंगे हमारे पास में, इसमें हमें 2 प्राप्त होंगे। 2 अलग अलग हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं शून्य, ठीक है। और जो 3 घात वाले हैं, त्रिघात वाले बहुपद के शून्य, इसमें हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। इसमें कितने होंगे, 3, यानी त्रिघात वाला होगा उसमें हमें शून्य कितने प्राप्त होंगे, 3 शून्य प्राप्त होंगे। ये बात हम प्रश्नावली 2.2 के अंदर शून्य प्राप्त करने हैं, और उन शून्यों के मध्य हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। और आपके जो चैप्टर है यानी 10वीं क्लास में जहाँ तक भी है,
केवल एक क्वेश्चन को छोड़कर जो त्रिघात समीकरण वाला है, यानी 3 घात वाले बहुपद का सिर्फ एक क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे है वो द्विघात के और एक घात के शून्यकों के बारे में पूछा गया है। यानी हमें 10th क्लास के अंदर केवल द्विघात समीकरण तक ही पढ़ना है, यानी द्विघात वाले बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है, उनके मध्य संबंध स्थापित करना है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन है। यानी बहुपद की परिभाषा होगी, बहुपद के प्रकार हो गए, कौन कौन से बहुपद होते पद हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, उनके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, और शून्य का मतलब क्या है। शून्य का मतलब ये है कि जो बहुपद आपको दिया गया है उस बहुपद के अंदर जो चर संख्या है जिसका हमें मान नहीं पता है, उस चर संख्या का क्या मान रखे कि इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य। और इसके लिए हम क्या करते हैं, उस बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, यानी शून्य के बराबर रखते हैं। और फिर जो पद है उन पदों का हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, और जो अक्षर संख्या है, जो चर संख्या है, उसका क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तो उससे क्या हो गया, बहुपद के शून्य कहते हैं। गुणांक देख लिया, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स कौन से संख्या से गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर कौन से संख्या से गुणा हो रहा है। आगे प्लस है तो प्लस को साथ में रखना है, आगे माइनस है तो माइनस को साथ में रखना है। अब देखिए जो एक चर वाले बहुपद है, जो एक चर वाले मत कहने का मतलब एक घात वाले बहुपद ये होते हैं, वो ax प्लस बी की फॉर्म में होते हैं। यानी x मिलेगा, कोई x का गुणांक भी मिलेगा, प्लस में b मिलेगा। और जो दो घात वाले होते हैं, द्विघात वाले होते हैं बहुपद, वो मिलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में मिलते हैं। और जो 3 घात वाले होते हैं वो हमें मिलते हैं किसके फॉर्म में, 3 घात वाले बहुपद होते हैं वो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में मिलते हैं। यानी इस रूप के अंदर ये उनका व्यापक रूप है, व्यापक रूप, यानी जितने भी समीकरण होंगे वो इस मान के अंदर होंगे। व्यापक रूप है, पैमाना है मापने का, समझ गए। यानी बहुपद से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ये जो प्रश्नावली है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। हमने अब तक बहुपद को छोटी छोटी बेसिक जो क्लियर था वो हमने कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बहुपद के जो किताब के जो अपनी जो बुक है उसके जो क्वेश्चन है वो करेंगे। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।